हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्जेंट रिपोर्ट के बारे में। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी। इससे पहले भी बहुत से कमीशंस एंड रिपोर्ट हमने डिस्कस किए हैं जो एजुकेशनल रिफॉर्म को लेके प्रेजेंट किए गए थे। 1944 का ये जो टाइम था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था। इसलिए इंडिया ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर रहा था और ब्रिटिशर्स अपनी विक्ट्री को लेके काफी होपफुल थे। इसलिए उन्होंने अपने इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन था या इंडियंस का सपोर्ट जो था उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडियन पीपल के लिए एजुकेशनल फील्ड में कुछ रिमार्केबल या कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सोचा, जिसके लिए उन्होंने सर जॉन सर्जेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम प्रिपेयर करने की बात कही। सर जॉन सर्जेंट उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशनल एडवाइजर भी थे। इसलिए उन्होंने इंडिया के एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए एक रिपोर्ट डेवलप की जिसे हम सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये जो कमिटी थी इसका कैसे फॉर्मेशन किया गया। तो सर जॉन सार्जेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिपोर्ट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा। ये एक ये एक पहला प्रयास था जिसमें नेशनल सिस्टम फॉर एजुकेशन डेवलप करने की बात कही गई, यानी कि जो एजुकेशन का सिस्टम था वो नेशनलाइज था, यूनिफॉर्म सिस्टम था। इस रिपोर्ट ने एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशनल फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस किया, यानी उन्हें समझा और उनके क्लियर कट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। इस रिपोर्ट को सर जॉन सार्जेंट ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे कैबे भी कहते हैं, उसको 1944 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। बोर्ड ने जो सर जॉन सर्जेंट की रिपोर्ट को थॉरोली, यानी कि पूरी ही तरह से जितने भी उसमें रिकमेंडेशन थे, जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए गए थे, वो सारे ही बोर्ड को पसंद आए और उन्होंने पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उसको एनफोर्समेंट के लिए रिकमेंड कर दिया। ये जो रिपोर्ट थी सार्जेंट रिपोर्ट, ये वैल्यूएबल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट था। निसंदेह इसमें जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म दिए गए थे वो प्रैक्टिकल भी थे और उसके साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी एजुकेशन फील्ड में उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। इस प्लान लेकिन इस प्लान की एक खास बात ये थी कि ये किसी भी तरह से कोई नया प्लान नहीं था, बल्कि जो अभी तक जितने भी कमीशंस या रिपोर्ट सबमिट की गई थी उनके मिनट्स को या उनके जो भी रिजोल्यूशन थे उनको एक मॉडिफाइड समरी के फॉर्म में इसमें रखा गया था सार्जेंट रिपोर्ट में। आगे देखते हैं प्रपोजल क्या थे सार्जेंट कमेटी के। तो प्रपोजल ऑफ कमेटी की बात करें तो इस रिपोर्ट में सार्जेंट ने ये मेंशन किया था कि इंडिया का जो एजुकेशनल लेवल है उसको इंग्लैंड के एजुकेशनल लेवल के इक्विवेलेंट लाने में कम से कम 40 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं इनके इम्प्लीकेशन से लेके इनके कॉन्सिक्वेंसेस के आने तक काफी समय लग सकता है। तो क्या प्रपोजल्स दिए थे कमिटी ने, देख लेते हैं। पहला है प्री प्राइमरी एजुकेशन। सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट में प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करी, जो कि अभी तक किसी भी रिपोर्ट में नहीं डिस्कस की गई थी। इसमें इन्होंने बोला कि 3 to 6 इयर्स की एज के बच्चों को एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए और इस एजुकेशन का जो बेसिक एम होगा वो इस एज ग्रुप के बच्चों को सोशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना और उन्हें जर्नल बिहेवियर के बारे में नॉलेज देना, इनका बेसिक एम था। सेकेंड इज यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन। उन्होंने प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन के लिए बोला कि ये प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल हो, कंपलसरी हो और फ्री होनी चाहिए। जैसा कि वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में गांधी जी ने अपने स्कीम में ये मेंशन किया था, ये पॉइंट एक्चुअली में वार्धा स्कीम से ही लिया गया है, लेकिन इसे कुछ लेवल पे सार्जेंट ने मॉडिफाई किया था। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने 6 to 11 इयर्स के एज ग्रुप को जूनियर बेसिक सेक्शन में और 11 to 14 इयर्स के एज ग्रुप को सीनियर बेसिक सेक्शन में डाला। तो सीनियर बेसिक और जूनियर बेसिक में डिफरेंस क्या था कि जो जूनियर बेसिक में जो सेक्शन में जो स्टूडेंट्स थे वो आगे हाई स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोसीड किए जाएंगे। लेकिन जो 11 to 14 इयर्स के जो सीनियर बेसिक सेक्शन के जो बच्चे होंगे वो आगे हाई स्कूल कंटिन्यू नहीं करना चाहते होंगे तो उनको सीनियर बेसिक सेक्शन में डाला जाएगा।
फिर थर्ड पॉइंट है हाई स्कूल एजुकेशन। हाई स्कूल एजुकेशन यानी कि जो सीनियर बेसिक सेक्शन के बच्चे हैं वो तो हाई स्कूल एजुकेशन नहीं ले रहे थे, तो जूनियर बेसिक के जो 6 to 11 ईयर्स के जो जूनियर बेसिक के जो बच्चे थे वो फाइनली हाई एजुकेशन के लिए प्रमोट किए जाएंगे। लेकिन इसमें केवल एवरेज से अबव IQ के बच्चों को ही यानी कि सिलेक्टेड बच्चों को ही हाई स्कूल एजुकेशन के लिए लिया जाएगा और ये एजुकेशन 6 ईयर्स की होगी। 11 to 17 ईयर्स का एज ग्रुप इस एजुकेशन के लिए डिसाइड किया गया। हाई स्कूल एजुकेशन को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल। इसका पर्पस ये था कि जो भी हाई स्कूल एजुकेटेड बच्चे होंगे वो एकेडमिक फील्ड हो या टेक्निकल फील्ड हो, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो वो उसमें सेल्फ डिपेंडेंट बने। फोर्थ पॉइंट है डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स को उन्होंने सार्जेंट ने 3 ईयर्स के लिए डिसाइड किया। डिग्री कोर्स 3 ईयर्स के लिए होगा। इस कोर्स में उन्होंने इंटरमीडिएट, जो पहले सैडलर कमीशन में हमने बात करी थी कि इंटरमीडिएट कोर्स सेपरेटली डिजाइन किए गए थे जिसमें, तो वो इंटरमीडिएट कोर्स को इन्होंने एबॉलिश कर दिया और फर्स्ट ईयर को हाई स्कूल सेक्शन में और सेकेंड ईयर को डिग्री कोर्स में इंक्लूड कर लिया। Fifth is technical, commercial, agriculture and art education for full-time and part-time students. उन्होंने पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हो या फुल टाइम स्टूडेंट्स हो, दोनों ही के लिए टेक्निकल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और आर्ट एजुकेशन देने की बात कही। गर्ल्स स्कूल में उन्होंने डोमेस्टिक साइंस टीच करने की बात करी। 6 पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेसी इन अबाउट 20 ईयर्स। सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट में बोला कि जो एडल्ट इलिटरेसी है जिसका परसेंटेज बहुत ज्यादा था इंडिया में, उसको एलिमिनेट करने के लिए कम से कम 20 साल का समय उन्हें लगेगा। उसके लिए उन्होंने एडल्ट एजुकेशन का प्रावधान रखा था जिसमें 10+ एज ग्रुप से लेके 40 ईयर्स तक के जितने भी लोग हैं या जितनी भी पॉपुलेशन आती है इसके अंदर, वो सभी एडल्ट एजुकेशन ले सकते थे। 7th इज फुल प्रोविजन फॉर द प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर ट्रेनिंग का पूरा प्रोविजन होना चाहिए। 8th इज एजुकेशनल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। उन्होंने फिजिकली मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए भी एजुकेशनल प्रोविजन की बात करी कि उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये एक राइट है सभी का, जिसमें जो कि एक डेमोक्रेसी की उन्होंने बात करी। 9th पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। सोशल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के क्रिएशन की भी बात की, जिससे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के थ्रू जो भी एडल्ट्स हैं जो एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, उन्हें गवर्नमेंट वैकेंसीज का पता चलता रहे और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए बोला कि सेंटर में या स्टेट में, सेंटर हो या स्टेट, सभी जगह एजुकेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। मदर टंग को उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया कि सभी हाई स्कूल्स में जो मदर टंग है वो ही इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा। तो ये सारे प्रपोजल थे सार्जेंट रिपोर्ट के, जो कि रियली काफी वैल्यूएबल थे। और लेकिन उसके बाद ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए थे। इनमें से जो भी उन्होंने डिसीजन या पॉलिसीज बताई थी उनमें से कुछ का इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद सन 1947 में, क्योंकि इंडिया आजाद ही हो गया था, तो उसके बाद ये रिपोर्ट कोई खास ग्राउंड लेवल पे एक्टिव नहीं रही। तो दैट वाज ऑल अबाउट सर्जेंट रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।